हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी एस.के. झा सर द्वारा लिखा गया यह बुक है जिसमें टोटल 50 सेट दिए गए हैं। मैंने 11 सेट का वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूं। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं और बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप टोटल 30 क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं और यह वीडियो होने जा रहा है सेट 12 का। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड को HIDE हाइड को लिखा गया है 1440। हाइड को क्या लिखा गया है? 1440 लिखा गया है। तो वाइड को क्या लिखा जाएगा? WIDE को क्या लिखा जाएगा? ये चीज हम लोगों से पूछा है। दोस्तों, यहां पे समझिएगा कि हाइड के लिए 1440 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है? तो यहाँ पे देखिए H 8 पर आता है, तो 8 तो है नहीं, या फिर 1 2 घटा करके है नहीं, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि सभी को जोड़ने के बाद, यानी जितने भी लेटर है उसका जो क्रम संख्या होता है उसको जोड़ने के बाद भी 1440 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या किया गया है। तो H 8 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर, D 4 नंबर पर और E 5 नंबर पर आता है। इस सभी को गुना करके हम लोग देखते हैं कि आखिर 1440 आता है कि नहीं। 5 चौके 20, 9 8 72, 72 गुने 20 करेंगे तो देखिए तो 0 के 0 हो गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। इस सभी लेटर को क्या किया? कोडीकृत किया गया है और इस सब को गुना करके लिखा गया है। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें करेंगे। तो W 23 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर और E 5 नंबर पर आता है। ये सभी को हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 चौके 20 गुने 9 तिया 27 के 7, 9 दूनी 18 2 20, 207 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यानी 4140 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 2 से 4 के लिए। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे समझिए कि डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 52 है, 52 है, और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 26 है। ठीक है। टोटल व्यक्ति कितना है? तो 70 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों को हम जोड़ते हैं। अंग्रेजी बोलने वाला 52 गो है और फ्रेंच बोलने वाला 26 गो है। दोनों को जोड़िएगा तो 6 2 8, 5 2 7, यहाँ पे 78 आ गया। तो 78 व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, जबकि व्यक्तियों की संख्या कितना है? तो 70 है। तो सोच के देखिए कि 70 व्यक्ति है ये है और यहाँ पे 78 आ रहा है। तो 78 आ रहा है, इसमें से क्या कीजिए कि 70 घटा दीजिए, कुल व्यक्तियों की संख्या घटा दीजिए और जो आया, क्या आया? तो 8 आया। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा के ज्ञाता है, यानी अंग्रेजी भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे रखेंगे 8 को। आ रहा है समझ में? 8 व्यक्ति ऐसे इसमें से हैं जो कि फ्रेंच भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, पहला क्वेश्चन है इसका कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इतना सारा, यानी 26 गो व्यक्ति जो है वह फ्रेंच बोलता था। सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 26 गो में से ही ऐसे 8 गो है जो कि फ्रेंच भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है।
तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों की संख्या अगर निकालना होगा तो टोटल यहाँ से 26 लिखिएगा और इसके बाद दोनों जो सम्मिलित है इसमें इसको घटा देना है। इसको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए 16 में से 8 घटेगा 8, 1 यानी 26 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 18, यानी 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बोलेगा तो टोटल देखिए तो 52 व्यक्ति ऐसे थे जो कि अंग्रेजी बोलते थे, 52 व्यक्ति, और 52 व्यक्ति में से दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या अगर हम घटा देंगे तो जो बचेगा वह सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला होगा। तो इसमें से 8 घटा दीजिए, 8 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटेगा 4, ये बच जाएगा 4, यानी 44 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर इसी पर आधारित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो देखिए कितना आसान है, आसानी से आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सलमान ने कहा रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, यानी रहीम का जो पुत्र है ना, रहीम का जो पुत्र है, तो रहीम का पुत्र कहाँ होगा, एक जनरेशन नीचे होगा। रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, मेरे पुत्र का मामा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि किसका मामा है, तो सलमान के पुत्र का मामा है, सलमान के पुत्र का मामा। तो मामा को कहाँ रखते हैं हम लोग, पिताजी के ही जेनरेशन में रखते हैं, इसलिए सलमान को यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे समझिए कि सलमान ने कहा कि रहीम का पुत्र जो है, रहीम का जो पुत्र है मेरे पुत्र का मामा है, यानी इसका मामा है। रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है, तो रहीम का किससे, सलमान से, जिससे पूछेगा उधर से ही हम लोगों को रिश्ता फरियाने के लिए चलना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि रहीम का सलमान से, यानी सलमान क्या कहेगा रहीम को। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि सलमान का पुत्र है और सलमान के पुत्र का मामा यानी सलमान के साला है ना, और साला के पिता कौन होते हैं, साला का पिता कौन होते हैं, ससुर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि सलमान का रहीम से, यानी रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है, तो ससुर का रिश्ता है, ससुर का रिश्ता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे ये डायग्राम आपको दे दिया गया है छठा नंबर क्वेश्चन के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा नंबर, और छठा नंबर के लिए आपको डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। हम भी डायग्राम इसको क्या किए हैं कि ये बना लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को समझिएगा दोस्तों, ये वृत्त जो है, वृत्त के अंदर जितने भी हैं ये सब कॉफ़ी पीने वाले हैं, त्रिभुज के अंदर जितने भी है ये सब चाय पीने वाले हैं, और वर्ग के अंदर जितने भी है वह सब रस पीने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि रस और चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, यानी वृत्त के अंदर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि वृत्त के अंदर जो भी आ रहा है उसको साइड करके देखिए, तो यही 3 गो बच रहा है, यही 3 गो है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या कि चाय पीने वाला भी होना चाहिए शामिल और रस पीने वाला भी शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे 24 को हम देखते हैं तो 24 सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है चाय पीने वाला में से है ना, और 29 जो है दिखाई दे रहा है सिर्फ रस पीने वाला में से है।
लेकिन चाय पीने वाला और रस पीने वाला होना चाहिए और कॉफ़ी पीने वाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ देखिए कि 36 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय पीने वालों में से भी है और रस पीने वालों में से भी है, लेकिन कॉफ़ी पीने वाला में से नहीं है। और यही चीज़ हम लोगों से पूछा गया था कि चाय और रस तो पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो वह कितने व्यक्ति हैं? तो 36 व्यक्ति हैं। यानी 6 का जो आंसर हो जाएगा, 36 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि रस पीते हैं और चाय भी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर। यह कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन देखिएगा, कथन में कह रहा है क्या कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला निष्कर्ष देखिएगा कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उससे अधिक महान नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों समझिए कि महान था, यहाँ तक सही है, लेकिन भविष्य में होगा नहीं होगा ये चीज़ अनुमान लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे बल्लेबाज आने वाले समय में हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उससे अधिक महान नहीं होगा। तो फ्यूचर का बात बोला जा रहा है, तो फ्यूचर का बात यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत निष्कर्ष दिया गया है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है, तो महानतम नहीं, यहाँ पे बोला गया भारतीय क्रिकेट में। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि भारतीय क्रिकेट में सचिन को महानतम घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष दूसरा है, वह बोला गया कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी दुनिया में नहीं है, भारतीय हैं महानतम में, लेकिन दुनिया का नहीं है, ऐसा आपको कथन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे भारतीय होने का जिक्र किया गया, न कि पूरे विश्व का। तो दोस्तों ये भी कथन निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कथन के अनुसार निष्कर्ष 1 और 2 दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता, यानी दोनों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 और 2 दोनों नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया 1 + 2 = 5, 3 + 4 = 25। तो हम लोगों से पूछा है 5 + 6 = क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यह रीजनिंग है। रीजनिंग में जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें हुआ होगा और वही काम इसमें करना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 1 + 2 = 5 कैसे आएगा, है ना। तो 1 + 2 = 5 कैसे आएगा, 3 + 4 = 25 कैसे आया। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अगर हम 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं दोनों को, तो देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 × 1 = 5 नहीं हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करके हम लोग देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर + 4 के स्क्वायर, तो देखिए 3 के स्क्वायर 9 + 4 के स्क्वायर 16, 16 × 9 = 25 आ गया। तो यहाँ पे क्या किया है कि दोनों को वर्ग करके और जोड़ दिया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी 5 के स्क्वायर + 6 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और + 6 के स्क्वायर 36, 6 × 5 = 11 के 1, 3 × 2 = 5 1 6, यानी 61 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं। 5 विवाहित जोड़ा मतलब क्या होता है कि 5 गो पुरुष होगा, 5 गो स्त्री होगी, तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, यानी प्रत्येक जोड़ा के पास कितना है, तो 4-4 पुत्र है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं ये चीज निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कितना विवाहित जोड़ा है, तो 5 विवाहित जोड़ा है, तो 5 दूनी 10 आदमी तो इसमें हो गया, यानी एक जोड़ा में 2 आदमी है ना, एक पुरुष और एक स्त्री,
है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 दूनी 10 व्यक्ति तो यहाँ पे हो गए। और देखिए प्रत्येक जोड़ा के पास कितना, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक के पास कितना है, तो 4 पुत्र है। तो 4 पुत्र होगा तो सोचे कि प्रत्येक जोड़ा के पास होगा 4 पुत्र, है ना। तो 4 पुत्र होगा प्रत्येक जोड़ा के पास, तो 5 जोड़ा है तो 5 गुने 4 यानी 5 चौके 20, यानी कुल मिलाकर के 20 पुत्र होंगे सभी का मिला करके। तो कुल सदस्य कितना है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 10 गो इधर विवाहित है और 20 गो बच्चा है, तो 20 और 10 30, यानी कुल 30 सदस्य उस परिवार में हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं, तो बताइए सुपारी को अगर 3 बार काटा जाए तो कितने टुकड़े बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि काटने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको काटेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई सुपारी है, मान के चलिए कि ये सुपारी है, इसको हम अगर 2 बार काटते हैं, 1 बार काटते हैं तो 2 टुकड़ा में कटेगा। इसको चाहे जैसे भी आप काटिएगा तो 2 टुकड़ा में कटेगा कि नहीं, ये वाला टुकड़ा इधर हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा इधर हो जाएगा, या फिर ऐसे भी काटिएगा तो इधर इधर हो जाएगा, है ना। तो 1 बार काटने के बाद 2 टुकड़ा होता है, यानी इस प्रकार का टुकड़ा आपको मिलेगा, 2 टुकड़ा इस प्रकार का टुकड़ा मिलेगा ना। 1 बार काटिएगा तो 2 टुकड़ा होगा। बोला गया कि 3 बार काटा जाए तो कितना टुकड़ा बनेगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यह 2 टुकड़ा तो हो ही गया है ना। जब इसको हम 1 बार काटे तो 2 टुकड़ा हुआ और 2 बार और काटना है, तो 2 बार और काटना है। इसको चाहे जैसे भी काटिएगा तो 1 बार इसको इस प्रकार काटिएगा और 1 बार इसको इस प्रकार काटिएगा, है ना। तो 1 बार पहले काटे थे और 1 बार में देखिए 2 ही टुकड़ा काट सकते हैं, यानी इसको 2 ही टुकड़ा कर सकते हैं, है ना। तो 3 बार हुआ कि नहीं, 1 बार शुरू में काटे थे तो 2 टुकड़ा हुआ था, फिर इसको क्या किए कि 1 टुकड़ा को 1 बार काटे और दूसरे टुकड़ा को फिर 1 बार काटे, तो 3 बार कुल हुआ कि नहीं, 3 बार हुआ। तो 3 बार में कुल कितना टुकड़ा हुआ, तो देखिए 1 का 1, 2 टुकड़ा इसमें से हुआ और 2 टुकड़ा इसमें से हुआ, तो 2 और 2 4 टुकड़ा। यानी किसी सुपारी को अगर आप 1 बार काटिएगा तो 2 टुकड़ा में कटेगा, लेकिन उसी सुपारी को अगर 3 बार काटिएगा तो कितना टुकड़ा में कटेगा, तो 4 टुकड़ा में कटेगा और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, डबल ए खाली जगह बी सी खाली जगह डबल ए बी खाली जगह डबल सी डबल ए खाली जगह बी डबल सी खाली जगह ए बी। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है और बोला गया कि खाली स्थान पर क्या होगा, ये चीज़ निकालना है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इस सबको गिन लीजिए कि कुल कितना लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 2 और खाली स्थान वाला को भी गिनना है ना, यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा ही, तो इसलिए इसको भी गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गो है। तो यहाँ पे देखिए कि जब 21 गो है तो इसमें 3 7 21 यानी 3 3 का 7 जोड़ा बनेगा या 7 का 3 जोड़ा बनेगा, बात यही होगा, है ना। तो 3 3 का अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 यहां से ये चीज नहीं आ सकता है। यहां पे देखिएगा कि डबल ए है, बी है, यहां पे बी डबल सी है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं 2 3 4 5 6 को लेते हैं, या फिर यहां पे देखिए कि ए तो यहां पे हम लिखते हैं क्या, बी लिख देते हैं अगर। तो देखिए एक श्रृंखला में होना चाहिए, यह एक सीरीज में होना चाहिए। तो यहां पे हम अगर इस प्रकार लिखते हैं डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है, डबल ए डबल बी डबल सी लिखते हैं। उसी प्रकार यहां पे देखिए डबल ए अगर डबल बी करते हैं तो ये डबल सी हो जाएगा। फिर देखिए डबल ए डबल बी डबल सी,
अब यहाँ पे देखिए डबल ए, फिर आगे इसी प्रकार ये जाते रहेगा। तो दोस्तों इसमें यह काम नहीं किया आपका, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ इसमें रखा जाए, यानी क्या चीज़ हम इसमें भरें खाली जगह पर कि एक सीरीज में हो जाए, यानी एक श्रृंखला में हो जाए। तो यहाँ पे समझिएगा कि डबल ए डबल बी डबल सी, यहाँ से एक सीरीज बन रहा है। फिर देखिएगा डबल ए डबल बी डबल सी, यहाँ से एक दूसरा सीरीज है। फिर देखिए डबल ए डबल बी डबल सी, है ना। फिर उसी प्रकार डबल ए और आगे भी ऐसे चलते जाएगा। तो दोस्तों यह एक सीरीज में है, यानी श्रृंखला में है। तो क्या चीज़ भरे हैं आप, तो बी भरे हैं, इसके बाद सी भरे हैं, फिर बी है, बी है, ए है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा बी सी बी बी ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाइस से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी पासे को दो स्थितियों में दिखाया गया है, जब 3 नीचे हो तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 3 के विपरीत हम लोगों से पूछा गया है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें 6 है, 2 है, 4 है, इसमें 4 है, 2 है, 3 है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि एक ही पासा के 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थिति इस प्रकार दिया हुआ रहे, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि किन्हीं 2 फलकों पर, यानी 2 पासा के बीच किन्हीं 2 फलकों पर जो अंक है वह कॉमन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 है और 2 है। देखिए दोस्तों इसमें भी 4 और 2 है और इसमें भी 4 और 2 है। तो 2 फलक आपस में अगर किन्हीं 2 पासा में कॉमन रहता है तो जो बच जाता है ना वह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और हम लोगों से पूछा ही गया था कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, इसमें आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सर्प, तोता तथा गाय को दर्शाता है। सर्प यानी सांप, तोता और गाय को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सर्प अलग प्रजाति का है, तोता अलग प्रजाति का है, गाय अलग प्रजाति का है। तो क्या तीनों में से कोई एक दूसरे से मेल खाएगा, नहीं खाएगा। तोता जो है वह पक्षी है, आपका सांप जो है वो अलग है प्रजाति, है ना, गाय जो है वह अलग है। तो तीनों बिल्कुल अलग अलग होगा, कहीं से वह मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होगा, आरेख होगा, वही आपका आंसर होगा। यानी तोता अलग हो गया, सर्प अलग हो गया, गाय अलग हो गया, है ना। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, इससे बोला गया कि शब्द SAMSONITE में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके दोनों अक्षरों के बीच होते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, और यहाँ पे देखिए कि ए से लेकर के, जैसे ए लिखते हैं और इसका डी लिखते हैं, तो ए के बाद डी है, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी तब डी, है ना। यहाँ पे कोई दूसरा अगर माने चले टी लिख दिया गया, यहाँ पे एम लिख दिया गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए ए बी सी डी, तो ए और डी अपने स्थान पर आया, और ये दोनों के बीच में 2 लेटर होते हैं, तो 2 लेटर होते हैं, लेकिन इसमें भी 2 लेटर बीच में है। भले ही दूसरा कोई लेटर हो, लेकिन 2 लेटर तो इसके बीच में है। ए और डी के बीच में 2 लेटर आता है, तो 2 लेटर कोई भी लेटर हो सकता है। इसके कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रकार गिनते हैं कि कितने लेटर इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ एस से गिनते हैं, तो एस के बाद क्या होता है, एस के बाद टी होता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है, एस से गिनने पर नहीं आ रहा है। ए से गिनिएगा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं आ रहा है। एम के बाद एम एन ओ, देखिए दोस्तों एम एन ओ,
तो M और O के बीच में एक लेटर होता है N, भले ही कोई दूसरा लेटर हो, लेकिन यहाँ पे देखिए M और O के बीच में एक लेटर होता है और यहाँ पे है, तो एक जोड़ा यहाँ से निकल गया M और O। तो M N O P Q R S इधर नहीं है, फिर देखिए S के बाद गिनेंगे नहीं आएगा, O के बाद O P Q R S नहीं है, N O P Q नहीं है, I J K नहीं है, इसके बाद देखिए I T U नहीं है। अब उल्टा हम लोग गिनते हैं तो E F G H I J K L M नहीं है, T U V W X Y Z इधर नहीं होगा, I J K L M। यहाँ पे देखिए I और M को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए I J K L M, यानी I और M के बीच में 3 लेटर होते हैं और इसमें 3 लेटर दिया गया है, तो I J K L M N O P Q R S। तो देखिए यहाँ पे N और O के बीच में कितना लेटर है, तो लेटर नहीं होता है, ये दोनों के बीच में लेटर नहीं होता है, तो यहाँ पे भी लेटर बीच में नहीं है ना। तो N के बाद O है, N O P Q R S T नहीं है, O P Q R S T नहीं है, S के बाद नहीं होगा, M N O नहीं है, A नहीं है। तो कुल कितना हो गया, M और O एक, I और M दो, देखिए M और O, इसके बाद I और M, इसके बाद N और O, कितना हुआ, तो 3 जोड़ा हुआ है ना, 3 युग्म है यानी जोड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए डी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बस स्टैंड पर रांची के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस खुलती है, यानी प्रत्येक 40 मिनट पर क्या होता है कि एक बस खुलती है बस स्टैंड से। यदि कोई यात्री 12:30 में स्टैंड पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अगली बस 30 मिनट बाद खुलेगी, तो बताइए कि उसके पहले बस कितने बजे खुल चुकी थी। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि वह कितने बजे पहुंचा, तो 12:30 पर पहुंचा है, 12:30 पर पहुंचा, यानी पहुंचने का समय, पहुंचने का समय, ये पहुंचने का समय है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि उसको पता चलता है कि अगली बस जो है 30 मिनट बाद खुलेगी, तो 30 मिनट बाद खुलेगी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कीजिए, अगली बस का समय, जो अगला बस खुलेगा उसका समय कितना है, तो 30 मिनट बाद खुलेगा, तो 30 इसमें जोड़ दीजिए, 30 मिनट, तो कितना बज जाएगा, 30 और 30 60, यानी 1 घंटा हो गया, 1 बजेगा, यानी 1 बजे उसका बस अगला जो है वह खुलेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि वह व्यक्ति का जो पहले वाला बस था वह कितने बजे था। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसका पहला बस कितने बजे था, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि 40 मिनट के बाद प्रत्येक बस क्या होता है कि खुलती है ना। 40 मिनट के बाद बस खुलती है, तो सोचिए कि इससे 40 मिनट पहले, यानी अगली जो बस है उसका समय है उससे 40 मिनट पहले खुल गया होगा वो वाला बस, यानी प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस वहाँ से खुलती है बस स्टैंड से। तो सोचिए कि अगला बस जब 1 बजे है तो उससे 40 मिनट पहले उसका पिछला बस रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि उसका पिछले बस का समय, पिछले बस का समय हम लोगों से पूछा गया है, तो 40 मिनट पहले खुला होगा, तो 40 मिनट इसमें से घटा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक अगर हम इधर से लेते हैं तो 60 मिनट होगा, 60 मिनट में से 40 मिनट घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, और इसको आप घटाइएगा तो 12 है ना, यानी यहाँ पे 12 बजेगा, तो 12:20, यानी 1 बजे में से 40 मिनट घटाइएगा तो 12:20, यानी 12:20, यानी इतना बजे
उसका पहले वाला बस था और यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 12:20। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और अपने उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो कि केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो माना कि इतना लोग है, इतना सारा लोग है एक जगह, उसमें कॉफ़ी पीने वाला जो है, कॉफ़ी पीने वाला 30 लोग हैं, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो कि केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं। इसमें अटैच कर देते हैं, ये हो गया आपका चाय पीने वाला। 40 केवल चाय पीते हैं, 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि केवल चाय पीते हैं। 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं और 15 लोग तीनों पे चाय कॉफ़ी दूध सब पीते हैं। इस प्रकार ये तीसरा हम लोग खींचे हैं और यहाँ पे क्या है, तो दूध पीने वाला है, दूध पीने वाला है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, ये दोनों में आ गया। इसका देखिएगा कि 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं, 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय और दूध दोनों पीते हैं, तो 20 यहाँ से लिख दिए। इसका देखिए 15 लोग ऐसे हैं जो कि चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं, तो तीनों पीते हैं कितने लोग, तो 15 लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे 15 लोग, जो कि कॉफ़ी के अंदर भी है, चाय के अंदर भी है और दूध के अंदर भी है। इतना ये चीज़ हो गया। अब हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय यानी दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में है, कितना अधिक है कितना कम है, ये चीज़ पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या, तो केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितना है, तो 30 है, 30 है ना। और यहाँ पे दिया गया है कि तीनों पे यानी दूध चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या की तुलना में कितना अधिक है या फिर कम है। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों पीने वाला कितना है, 15 है, तो दोनों को हम घटा देंगे, तो 30 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 है ना। यानी 15 व्यक्ति अधिक हैं तीनों पीने वाले से, जो कि केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी पीने वाला कितना था, तो 30 था, और 30 में से हम क्या किए कि तीनों पीने वाला को घटा दिए, तो जो बच गया है उतना तो अधिक है इससे, तीनों पीने वालों से, यानी 15 व्यक्ति अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कितना नंबर, तो 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 17 नंबर में कह रहा है क्या कि चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों, तो देखिएगा कि चाय पीने वाला और कॉफ़ी पीने वाला दोनों के बीच में अंतर कितना है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सिर्फ चाय पीने वाला और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाला नहीं बोला गया, बोला है क्या कि चाय पीने वाला और कॉफ़ी पीने वाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कॉफ़ी पीने वाला के अंदर ये सब आ जाएगा, ये जितना दिखाई दे रहा है कॉफ़ी वाला के अंदर, ये घेरा के अंदर, गोल घेरा के अंदर ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 10 40 और 30 70 व्यक्ति कॉफ़ी पीने वाला है ना। और चाय पीने वाला के अंदर भी जितना दिखाई दे रहा है सब आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 25 और 5 30 और 10 40 40 और 20 60 60 और 40 100 है ना, 100। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि चाय पीने वालों की संख्या कितना है, तो 100 है, और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितना है, तो 70 है। दोनों के बीच में कितना का अंतर है, देखिएगा यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर वह कितना का है, अंतर 30 का अंतर है ना। कितना का अंतर है,
तो 30 का अंतर है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। इसे बोला गया क्या कि नीचे एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं, आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि प्रश्न दिया गया है कि पी क्यू आर एस और टी में सबसे छोटा कौन है। कथन के अनुसार हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। तो पहला है कि पी टी से लंबा है, पी जो है टी से लंबा है किंतु एस से छोटा है, यानी पी जो है एस से छोटा है। ये पहला कथन के अनुसार हो गया। अगला देखिएगा कि क्यू आर से छोटा किंतु टी से लंबा है। क्यू जो है आर से छोटा है, क्यू जो है आर से छोटा है किंतु टी से लंबा है। तो क्यू यहाँ पे पता नहीं चला कि आर से छोटा किधर लिखे, लेकिन टी से लंबा है, यानी टी से लंबा जब भी होगा तो इधर होगा। कौन? क्यू। क्यू जो होगा टी से लंबा होगा, इसका मतलब टी के इधर होगा, है ना। अब यहाँ पे समझिए अगला कि एस आर से लंबा है, एस जो है आर से लंबा है, यानी एस जो है आर से लंबा है, तो आर कहीं ना कहीं होगा, जो कि एस यानी एस जो है आर से लंबा होगा तो आर कहीं ना कहीं होगा, तो इससे लंबा होगा। एस आर से लंबा है और पी क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है। तो देखिए यहाँ पे कि टी के इधर होगा क्यू और पी से छोटा होगा कौन? क्यू, क्योंकि पी जो है क्यू से लंबा है और एस आर से लंबा है। तो देखिए एस जो है आर से लंबा है तो इस इधर होगा, सबसे इधर। दूसरा नंबर फिर देखिए कि क्यू आर से छोटा है, देखिए क्यू जो है आर से छोटा है, तो देखिए आर से ये छोटा है, इसका मतलब क्यू होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। जैसे माने चलिए कि टी हो गया और टी से बड़ा अगर हम क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, और इससे बड़ा क्या है? पी है, और क्यू जो है आर से छोटा है। देखिए क्यू जो है आर से छोटा है, आर से छोटा है, तो आर को हम यहाँ पे लिख देते हैं और एस को इधर लिख देते हैं, क्योंकि एस जो है आर से भी लंबा है, एस जो है आर से भी लंबा है। तो इस प्रकार यदि हम एडजस्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए कि तीनों यहाँ से प्रयोग में आ रहा है, यानी कथन तीनों जो है वह प्रयोग में आ रहा है। लेकिन देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि कथन 2 और या तो केवल 1 या केवल 3 पर्याप्त है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कथन दूसरा जो है वह जरूरी है, और या तो 1 से भी बनाया जा सकता है या तो 3 से भी बनाया जा सकता है, लेकिन 2 जो कथन है वह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 2 के सहारे ही क्या करना है कि पहला को लेकर के या फिर तीसरा को लेकर के आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन 2 तो फिक्स है, या तो 1 यानी या तो केवल 1 या तो केवल 3, है ना, यानी 2 चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ या तो 1 आ जाए, केवल 1 आ जाए, या फिर केवल 3 आ जाए, तब पर भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है कि सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा इसमें आपको दिखाई दे रहा है कौन? तो टी दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीज़ पता करने के लिए आपको 2 नंबर जो कथन है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इधर 1 और 3 जो है वह केवल में डाला गया है। इसका मतलब क्या है कि 2 के साथ 1 को रख करके भी बनाया जा सकता है, या फिर 2 के साथ 3 को रख करके भी बनाया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया कि एक फुटबॉल टीम द्वारा 1 वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगियों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि डाटा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रतियोगिता यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, यानी 7 प्रतियोगिता खेला गया है मैच। तो देखिए जीते गए मैच, हारे गए मैच, कुल खेले गए मैच। तो यहाँ पे देखिए कि पहला में 8 मैच कुल खेले गए हैं, जिसमें से 5 जीता गया और 3 हारा गया। दूसरी में 4 जीता गया, 4 हारा गया, यानी 8 वो खेला है। उसी प्रकार तीसरा में 7 खेला गया है कुल, जिसमें से 5 जीता गया है और 2 हारा गया है। चौथी में देखिएगा कि 9 खेला गया है मैच, जिसमें से 6 जीता गया है और 3 हारा गया है। 5वीं में देखिएगा 6 मैच खेला गया है, जिसमें से 4 जीता गया और 2 हारा गया।
छठी में देखिएगा कि 7 मैच टोटल खेले गए हैं, जिसमें से 3 मैच जीते गए हैं और 4 हारे गए हैं। 7वीं में देखिएगा कि 6 मैच खेले गए, जिसमें से 2 ही जीता गया है और 4 हार गया है। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन है कि टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि तीसरा प्रतियोगिता सबसे अच्छी रही है, क्योंकि 7 मैच में से ही 5 जीत गया है, जबकि 2 ही हारा है ना। तो यह जो है बिल्कुल आपका अच्छा प्रतियोगिता माना जाएगा। कौन सा? तो तीसरा। तो 19 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए कि टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही है। तो देखिएगा टीम के लिए सबसे खराब कौन रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 6 मैच खेला 7वां प्रतियोगिता में, जिसमें से 2 ही जीता है, 4 वो हार गया है। ठीक है, तो इससे खराब कोई नहीं है, यानी इससे खराब किसी में वह नहीं खेला है कि 2 ही मैच जीता है और जितना जीता है उससे ज़्यादा हार गया है ना। तो यही सबसे बेकार इसका गया है। कितना? तो 7वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि 4 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। तो देखिएगा कि 4 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, ये चीज़ निकालना है। तो यह कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। अब देखिएगा दोस्तों इसको बनाने का तरीका है कि 4 दिसंबर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दिन जो है उसको लिखिए 4। दिसंबर का कोड क्या होता है? तो 5 होता है, प्लस 20वीं सदी का कोड क्या होता है? तो 6 होता है, प्लस अंतिम से 2 अंक लिखना है आपको। 2 अंक कितना? 04। तो 04 मतलब 4 ही होगा। और 4 साल में अंतिम 2 अंक में क्या करना होता है? 4 से भाग देना होता है और लीप ईयर निकालना होता है। तो देखिएगा कि 04 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, यानी 4 साल में 1 लीप ईयर आया है ना। अभी सबको जोड़ करके और 7 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि 5 और 4 9, 9 6 15, 15 4 19 1 20, 20/7। 20 में 7 से भाग दीजिएगा ना, तो जो शेष फल आएगा यानी रिमाइंडर आएगा वह कितना आएगा? 7 दूनी 14, 6 20, 6 आएगा। और 6 पर कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। 6 पर कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो शनिवार हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा। मालिनी एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि इनका बेटा, किनका बेटा? बूढ़े व्यक्ति का, ये व्यक्ति है, इनका बेटा, बेटा एक जनरेशन नीचे होगा है ना। बेटा जो होगा एक जनरेशन नीचे होगा, उस व्यक्ति का कौन? तो बेटा। ठीक है, इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है, मेरे बेटे का मामा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि मेरे बेटे का मामा है। यहाँ पे समझिए कि मालिनी यहाँ पे लिख देते हैं, मालिनी, और मालिनी के बेटा और बेटा का जो मामा होगा, तो मामा किसके जेनरेशन में आते हैं? माता पिता के जेनरेशन में आते हैं। तो मालिनी के बेटा का मामा है कौन? इस बूढ़े व्यक्ति का बेटा। ठीक है, मामा है। तो यहाँ पे देखिए कि मालिनी का बेटा, ठीक है, और इसका ही मामा, इसका मतलब मालिनी का भाई हुआ, यानी मालिनी के बेटा के मामा मालिनी का कौन? भाई। आ रहा होगा समझ में? क्योंकि सोचिए कि आपके मम्मी के भाई कौन लगेंगे? तो आपका मामा, या फिर आपके जो मामा होंगे वह आपके मम्मी के भाई ही तो होंगे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि मालिनी का बेटा का मामा जो होगा वह मालिनी का भाई होगा, है ना। तो पूछा जा रहा है कि वह बूढ़ा आदमी मालिनी से, मालिनी का क्या है, यानी वह बूढ़ा व्यक्ति जो है मालिनी का क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि मालिनी का भाई, अब भाई का पिता, है ना, ये व्यक्ति का ही बेटा है तो इसका ही पिता, पिता। तो मालिनी के भाई के पिता यानी मालिनी के भी पिता, यानी वह बूढ़ा व्यक्ति जो है
वह मालिनी के पिताजी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि वाई एक गृहिणी है और उसका पति इंस्पेक्टर है। तो देखिए वाई एक गृहिणी है, उसका पति जो है क्या है, इंस्पेक्टर है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि वाई एक गृहिणी है, लेडीज होगी, और इसका पति जो है ना, पति वह इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है, यानी वाई का जो पति है वह क्या है, तो इंस्पेक्टर है। उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। यानी इनका जो बेटा है, तो दो बेटा है, एक जे है और एक के है, जे है और एक के है। तो यहाँ पे समझिए कि जे जो है एक शिक्षक है, जे क्या है, तो शिक्षक है, शिक्षक है, और के एक बैंकर है, यानी बैंक में काम करता है, बैंकर है। जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है, यानी इसका शादी जो है नर्स से हुई है, ठीक है, यानी जे का पत्नी नर्स है और के का शिक्षिका है, शिक्षिका है। जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है, यानी नर्स से किसका हुआ है, तो जे का, और शिक्षिका से के का। जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, यानी जे का एक विवाहित बेटा है। देखिए जे के पास एक बेटा है जो कि विवाहित है, जो पी है, यानी पी नाम का है, और यह इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, ठीक है। जे का पुत्र है पी, जो कि इंस्पेक्टर है। जिनके दो बेटे हैं, जिनके दो बेटे हैं, यानी पी के पास क्या है, तो दो बेटा है, दो बेटा है, पुत्र दो गो है। यहां पे समझिएगा कि दो पुत्र है, दो बेटे हैं। के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब यहां पे देखिए कि के की एक विवाहित बेटी है, बेटी है, के की विवाहित बेटी क्यू कौन है, तो क्यू है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जिनके दो बेटे हैं, जिनके दो बेटे हैं, यानी इसके बेटी के पास, यानी के बेटी के पास दो बेटा है, दो बेटा है कोई, और यहां पे देखिए इसका दो बेटा है, पुत्र है। अब दोस्तों यहां पे समझिएगा कि पी इंस्पेक्टर है और यह क्या है, विवाहित है, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है। तो सोचिए दोस्तों यहां पर कि जे का बेटा जो है पी, वह इंस्पेक्टर है लेकिन विवाहित है। इसका मतलब इसका कोई पत्नी होगी, इसके पास कोई पत्नी होगी, है ना। और यहां पे देखिए कि बैंकर जो है के, और के का बेटी जो है वह विवाहित है। यहां पे देखिए कि के की विवाहित बेटी है, यानी इसका शादीशुदा है। तो यहां पे देखिए कि इसका भी एक पति होगा, इसका भी एक पति होगा, आ रहा समझ में। तो यहां पे देखिए कि के एक बैंकर है और इसकी एक विवाहित बेटी है, और इसके पास दो बेटा है। ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो इतना चीज
आपको दिया हुआ था और जो नहीं दिया हुआ था वो भी हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से लिखे हैं। अब देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पुरुष अनुपात महिला का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, पुरुष अनुपात महिला, तो पुरुष अनुपात महिला पूछा गया है, तो कुल पुरुष कितना है। तो देखिए एक इंस्पेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो पुरुष है, पुरुषों की संख्या 9 है और महिलाओं की संख्या कितना। तो देखिए महिलाओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 महिला है, तो 9:5 के अनुपात में पुरुष और महिला का अनुपात हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में बोला गया कि क्यू की दादी एक डैश डैश है, क्या है वह। तो 24 में बोला गया कि क्यू की दादी, तो यहाँ पे समझिएगा कि क्यू की दादी, तो क्यू का पिता जो है कौन है, के है ना, और पिता के माँ को ही क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। तो देखिए पिता के माँ कौन है, वाई है, यानी के की माँ कौन है, वाई है, और वाई क्या है, गृहिणी है। वाई क्या है, तो गृहिणी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गृहिणी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 25 नंबर देखिएगा दोस्तों, दी गई जानकारी के आधार पर बताएं कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। तो देखिएगा दोस्तों विवाहित जोड़ा कौन है। ए में है शिक्षिका शिक्षक, तो देखिए शिक्षिका और शिक्षक, तो देखिए शिक्षक के साथ नर्स है ना, शिक्षिका तो नहीं है, शिक्षिका किसके साथ है, बैंकर के साथ है। बी में देखिएगा नर्स और शिक्षक, तो देखिए नर्स और शिक्षक, तो नर्स और शिक्षक बिल्कुल सही है ना। गृहिणी और बैंकर, तो देखिए गृहिणी और बैंकर नहीं है, गृहिणी और इंस्पेक्टर है। डी में है शिक्षिका और इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे देखिए कि शिक्षिका और इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर है और इसकी पत्नी कौन है ये पता नहीं है, लेकिन विवाहित है। इंस्पेक्टर जो है पी, वह विवाहित है, लेकिन पत्नी क्या करती है ये चीज़ पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्स और शिक्षक। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन में दिया गया कि डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष देखिएगा कि शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पे एक तरीका बताया गया कि एक तरीका है कि आप डॉक्टर को अपने से दूर रख सकते हैं, ठीक है, बीमारी ही नहीं होगा तो डॉक्टर क्यों आएंगे। तो पौष्टिक खाद्य पदार्थ सेवन करने से आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाइएगा, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़िएगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है शीघ्र, यानी जल्दी से जल्दी डॉक्टर बेकार हो जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। दूसरा है कि डॉक्टरों के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। यानी जंक फूड खाने से ही क्या बीमारी होता है, ऐसा कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निष्कर्ष दोनों जो है वह बिल्कुल गलत है, यानी पालन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि न तो एक और न ही दो पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स जेड का बेटा है, एक्स जो है जेड का बेटा है। तो देखिएगा कि एक्स जो है ना किसका बेटा है, तो जेड का बेटा है। एक्स जो है जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है। देखिए वाई जो है जेड का बेटा नहीं, वाई जो है जेड का बेटा नहीं है। के जेड की पत्नी है, देखिए के जो है जेड की पत्नी है, के कौन है, जेड की पत्नी है, के जो है जेड की पत्नी है। एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का कौन है, तो भाई है। एक्स वाई का भाई है। वाई के का क्या है, देखिए वाई जो है के का क्या है। तो यहां पे देखिएगा वाई जो है के का क्या है, तो समझिएगा यहां पर
कि के जो है जेड की पत्नी है, और यहाँ पे बोला गया है कि वाई जो है जेड का बेटा नहीं है। तो वाई जो है जेड का बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है, बेटी हो सकती है। जब बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है, होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि ये चीज़ बोला गया है कि वाई जो है जेड का बेटा नहीं है, तो जब बेटा नहीं है तो बेटी तो हो सकती है ना, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स जो है वाई का भाई है, तो यहाँ तक के ठीक है। तो वाई जो होगी वह एक्स की बहन होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जब जेड का बेटी वाई है तो के का भी बेटी वाई होगी, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या कि वाई के का क्या है, वाई जो है के का क्या है, तो बेटी है, बेटी है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। इसमें दिया गया है हिस्टोरी HISTORY को लिखा गया है 7326845 लिखा गया है। सिविक्स को CIVICS सिविक्स को लिखा गया है 135312 लिखा गया है। तो विजिटर को VISITOR को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि क्या विजिटर का जितना भी लेटर है ये सभी में है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि विजिटर का जितना भी लेटर है वो सब आपको ये दोनों में दिख रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि भी के लिए क्या है। और एक चीज़ और क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है कि देखिए इसमें आई है, तो ये दोनों में आई है तो दोनों में एक ही चीज़ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इधर से दूसरे नंबर पे आई है, इसमें भी दूसरे नंबर पे आई है। तो इधर देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, 3 3 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें कॉमन होगा इसमें भी कॉमन होगा, ठीक है। तो देखिए भी के लिए क्या हो जाएगा, तो भी इधर से तीसरा नंबर पे है दूसरे में, है ना। तो तीसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, 1 2 3 यानी 5 हो जाएगा। तीसरा नंबर पर 5 है तो भी के लिए 5 हो गया। आई के लिए क्या है, तो 3 हो जाएगा। एस के लिए क्या हो जाएगा, तो एस के लिए देखिए यहाँ पर एस है तो एस के लिए 2 है, और यहाँ इधर से तीसरा नंबर पर देखिए 2 है। एस के लिए क्या हो गया, तो 2 हो गया। आई के लिए देखिएगा 1 2 3 1 2 3 यानी 3 हो जाएगा आई के लिए। टी के लिए क्या हो जाएगा, तो टी के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 6 हो जाएगा। ओ के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 यानी 8 हो जाएगा। आर के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 यानी दूसरे नंबर पे 4 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5323684। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर। इसे दिया गया कि शब्द मेंटर MENTOR में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने एक बतलाया है इस वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ से M से गिनना है, MNOPQR। देखिए R अपने जगह पर आता है M से काउंट करने के बाद, तो M और R एक आ गया, है ना। इसका देखिए E के बाद EFGHI नहीं आ रहा है, NOPQR नहीं आ रहा है, TUV नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए RST यानी R और T के बीच में एक लेटर होता है और जो कि है, कोई दूसरा लेटर हो सकता है यानी सेम नहीं होगा। तो देखिए R और T अपने स्थान पर है और दोनों के बीच में जितना लेटर होता है, एक लेटर होता है तो एक यहाँ पे है ना। तो देखिए यहाँ पे RST यानी R के बाद एक दूसरा लेटर होता है, इसका T होता है तो अपने जगह पर है। तो देखिए यहाँ पे एक R हो गया, एक T हो गया। इसका और कोई मिला है क्या, RSTUVWX नहीं आ रहा है, OPQRS नहीं आ रहा है, TUVW नहीं आ रहा है, NOPQ नहीं आ रहा है, EF नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी 2 जोड़ा इसमें, यानी 2 युग्म इसमें बनेंगे लेटर का, जो कि उतना ही लेटर आएगा जितना कि लेटर आता है किसमें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। यानी M और R के बीच में 4 लेटर आता है तो देखिए 4 लेटर है, और T और R के बीच में 1 लेटर आता है तो 1 लेटर है, बाकी बात अब नहीं है। तो 2 युग्म बनेंगे यानी 2 जोड़ा बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा
इसे बोला जा रहा है कि एक घड़ी में 12:30 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 12 इसको हम लोग बजाते हैं एक घड़ी बना करके। ये डायल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12:30 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 12:30 होगा तो घंटा का सुई इस प्रकार होगा और मिनट का सुई किस पर होगा, तो 6 पर होगा। तब 12:30 बजेगा और 12:30 बजे में बोला जा रहा है क्या कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में है और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 2:45 होगा तो मिनट का सुई किस दिशा में होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब 2 बजेगा ना 2:45 तो यहाँ पे हल्का सा 3 से पीछे होगा, 3 से हल्का सा पीछे होगा घंटा का सुई, जबकि मिनट का सुई कहाँ होगा, तो मिनट का सुई 9 पर होगा, है ना, 9 पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि ये वाला भाग उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। तो आप जानते होंगे कि दक्षिण जो होता है किधर होता है, नीचे होता है, उत्तर ऊपर होता है। तो पूरब क्या होगा, दाहिने साइड पूरब होगा, ये पूर्व हो जाएगा। ये क्या होगा, तो पश्चिम होगा। पश्चिम होगा, है ना। तो 9 पर आएगा तब तो 45 होगा, यानी 2:45 कब होगा, जब मिनट का सुई 9 पर होगा। और जब 9 पर होगा तो इसके अनुसार क्या आएगा, तो पश्चिम आएगा। तो पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।